नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों अमंगल है। जो हरे भरे जंगल पूरे देश को साफ सुथरी हवा देते हैं, आज वो खुद सांसें गिन रहे हैं। ये आग देवभूमि के लिए श्राप बन गई है। देखिए कैसे हरे भरे जंगल धू धू कर जल रहे हैं। अपनी आग की लपट जंगल की हरियाली को इस आग ने ग्रहण लगा दिया। सुलगते जंगल देवभूमि की आबो हवा को धुआं धुआं कर रहे हैं। आग इन इंसानी बस्तियों पर भी कहर ढा रही है। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ साथ जंगल की आग के शोले और तेजी से भड़क रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक अग्नि तांडव मचा है। न रात में सुकून है, न ही रात में चैन है। आखिरकार ये आग बुझेगी का और देवभूमि के जंगलों में मंगल कब होगा? उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग इस कदर फैल चुकी है कि 13 जिलों में से 11 जिलों के अलग अलग हिस्सों में आग लगी हुई है। अगर इस आग को समय रहते नहीं बुझाया गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू होती जा रही है। आग का दायरा हर दिन फैल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ये विकराल रूप ले सकती है। आग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक ये 4 लोगों की जिंदगी निकल चुकी है, तो वहीं 7 जानवरों की मौत भी आग की चपेट में आकर हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से जिले में जंगल इस समय आग की चपेट में। उत्तराखंड में कुल 13 जिले ऐसे हैं। इनमें से देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली और रुद्रप्रयाग के जंगल धधक रहे हैं। देखा जाए तो ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले को छोड़कर बाकी सभी जिले आग की चपेट में हैं। आग बुझाने के लिए 12,000 कर्मचारी छुटे हुए हैं। फायर वॉचर्स को 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक कर सूखी झाड़ियां साफ करवाई जा रही हैं। डिवीजन लेवल पर एक टीम को 1 लाख रुपए की धनराशि, 4 टीमों को, चाहे एनजीओ है, वन पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, युवक मंगल, महिला मंगल दल है, उनको 51,000 की धनराशि और 10 ऐसी टीमों को हर डिवीजन, वन विभाग के हर डिवीजन पर 31,000 की धनराशि 10 टीमों को हम सम्मान राशि देंगे। जंगल की आग लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जिसकी आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की। केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर मुहैया कराए गए। उत्तराखंड में बीते साल अक्टूबर के महीने से जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी थी। इस बार सर्दी के मौसम में भी जंगल सुलगता रहा, मगर वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। कभी कम बारिश का बहाना तो कभी शरारती तत्वों की साजिश को ढाल बनाकर वन विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी इस आग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। साथ साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वन विभाग में खाली पड़े वन अधिकारियों और वन रक्षकों के पदों पर 6 महीने के भीतर नियुक्ति होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से एनजीटी और 2016 की भीषण वनाग्नि के बाद न्यायालय के निर्देशों को भी ध्यान में रखकर नीति बनाने को कहा है।
डायरेक्शंस इशू की हैं कि जो रिक्त पद हैं ग्राउंड लेवल स्टाफ के 65% फॉरेस्ट गार्ड्स के और ACCF की जो पोस्ट हैं वो अगले 6 महीने के अंदर उनमें भर्ती प्रक्रिया की जाए। और साथ ही राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि जो भी निर्देश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं और पूर्व में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका त्वरित रूप से वो पालन करें। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग की वजह से आम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दरअसल आग की वजह से धुआं उठ रहा है। ये धुआं आसमान में जाकर बादल की तरह से नजर आ रहा है और इससे आबो हवा भी दूषित हो रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। पौड़ी में जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग ने फायर वॉचर की संख्या को बढ़ा दिया है। अब जिले के तमाम संवेदनशील इलाकों में 1932 फायर वॉचर जंगलों में आग की घटना पर नजर रखेंगे। आपको यह भी बताएं कि इससे पहले 1252 फायर वॉचर्स की तैनाती थी, लेकिन जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब फायर वॉचर की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इधर बड़कोट में हुई बारिश जंगलों की आग बुझाने के लिए मददगार साबित हुई है। बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ गई, जिससे वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। वन विभाग की कोशिश है कि अब इस इलाके में फिर से आगजनी की घटना न हो। इधर आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान जिले के सूखाग्रस्त इलाकों का सर्वे करने के उन्होंने निर्देश दिए और साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को मानसून सीजन से पहले अपनी तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने कहा कि गौचर और पिथौरागढ़ में इमरजेंसी के लिए 2 हेलीकॉप्टर रखे जाएंगे और साथ ही आपदा के लिए टोल फ्री नंबर 1070 भी जारी कर दिया गया है। कृषि अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिए हैं और कृषि मंत्री जी ने भी कि वो इसका आकलन करें कि कहाँ कहाँ जो है सूखाग्रस्त है और जल्दी जो है वो आपदा मत्स्य में उनको पैसा दिया जाएगा। तो सामने क्या है कि जो वनों में आग लग रही है आजकल, इसके लिए भी 2 हेलीकॉप्टर जो है भारत सरकार की मदद से हमने लगाए हैं और इसमें तय किया गया है कि जहां भी आग लगी है वो हेलीकॉप्टर आग बुझाने का काम करेंगे। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग भी इससे अछूता नहीं है। डीजी हेल्थ के बजट सेक्शन में 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और इससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद ऑफिस को सैनिटाइज किया गया और कर्मचारियों के कांटेक्ट में आने वाले दूसरे कर्मचारियों के भी टेस्ट कराए गए। इधर टिहरी जिले में कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। टिहरी में अभी तक 154 केसेस एक्टिव हैं। बुधवार को 75 केसेस पॉजिटिव मिले थे। इनमें से 50 केसेस कुंभ क्षेत्र मुनिका रेती में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के हैं, जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान से। इन सभी को क्वारंटीन सेंटर्स में आइसोलेशन में रखा गया। जिला अस्पताल में भी एक महिला डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंपावत में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जगबुड़ा पुल पर कोविड के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई गई है। साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर भी कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहीं मोबाइल मेडिकल टीम सैंपलिंग भी कर रही है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जेल प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर दी हैं। किसी भी नए कैदी को बिना कोरोना टेस्ट के जेल में नहीं रखा जा रहा है। साथ साथ कोरोना टेस्ट के बाद भी 7 दिनों के क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद बंदियों को जेल भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण बाकी कैदियों में न फैले, इसके लिए जेलों में एहतियात भी बरती जा रही है। साथ साथ बैरक में जाने से पहले 7 दिनों के लिए क्वारंटीन पीरियड में कैदियों को रहना होगा। इसके लिए जेल में अलग से कैदियों के रहने की भी व्यवस्था की गई। हमारा जेल परिसर के अंदर जितना भी सैनिटाइजेशन है उसको हम बिल्कुल प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और जो बंदी हमारे डेट्स पे जा रहे हैं कोर्ट में, जब वो वापस आते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो करवाई जाती है, तभी उनको उनके बैरक्स में जाने दिया जाता है। इसके अलावा जो नए बंदी आते हैं, चूँकि ऑलरेडी उनको टेस्ट रहता है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी हमने उनके लिए एक सेपरेट बैरक करके रखा हुआ है, जहां उन्हें हम लगभग 7 दिन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारा अलग वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है।
और हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले हर रोज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी। हालांकि कुंभ के दौरान स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि उसके पास कोरोना संक्रमण को रोकने और उसकी जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी हैं। जैसे मुस्तैद है इसमें, पुलिस विभाग भी और प्रशासनिक दोनों लोग इसको चेकिंग कर रहे हैं। फिर भी इतनी भीड़ में चेकिंग करना प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए अंदर भी हमने किया हुआ है। स्नान घाट जो है हमारे वहाँ पर भी टेस्टिंग की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई, कियोस्क लगाए गए हैं। जो हमारे यहाँ से त्रिवेणी घाट तक जो भी घाट्स हैं सभी जगह कहीं की टेस्टिंग की सुविधा रहेगी, एंटीजन टेस्टिंग की। और हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को होने जा रहे शाही स्नान को लेकर कल से नया ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा। ये ट्रैफिक प्लान 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। और अगर आप हरिद्वार आने की सोच रहे हैं तो आपको ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रखकर ही आना चाहिए, ताकि हरिद्वार आने पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। कल के परसों तक कुछ सामान्य जो ट्रैफिक प्लान है वो हमारा जारी रहेगा। और शहर की जो हमारी कुंभ की जो पार्किंग है उन पार्किंगों में वाहनों को डालेंगे और शटल बसों के द्वारा यात्री जो है वो आसपास के घाटों तक या आसपास अपने बाजार तक, अपना बस अड्डों तक, अपने स्थानों तक आ सकेंगे। आइए आपको रूट प्लान बताते हैं। पहला है सहारनपुर से सलेमपुर तिराहा होते हुए आएंगे हरिद्वार। सहारनपुर से आने वाले वाहन पीट बाजार धारवाली में पार्क होंगे। दिल्ली से आने वाले वाहनों को दक्ष प्रजापतिपुर में जगजीतपुर में उसकी पार्किंग होगी। नजीबाबाद के वाहनों के लिए गौरी शंकर पार्किंग व्यवस्था है। और देहरादून ऋषिकेश के वाहनों की सप्त सरोवर पार्किंग होगी। ऋषिकेश के वाहनों की दूधिया बंद पार्किंग होगी। कोटद्वार के वाहनों की गौरी शंकर नीलधारा पार्किंग होगी। दिल्ली से आने के लिए मंगलौर से होते हुए हरिद्वार आना होगा। कोटद्वार के वाहनों की गौरी शंकर नीलधारा में पार्किंग होगी और रोडवेज बसों की मोतीचूर में पार्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और वहीं इस बीच मौसम बदल गया है। पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि अप्रैल महीने में भी देवभूमि में कुदरत कुछ यूं मेहरबान होगी। गंगोत्री धाम की तस्वीर देखिए, कैसे हर तरफ बर्फ बिखरी हुई है। गंगोत्री मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो सर्दी का मौसम लौट आया है। मौसम के करवट लेने के साथ ही जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने लगी। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई, जिससे चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई। बद्रीनाथ धाम के पास का नजारा देखिए, यहाँ कैसे बर्फ जम गई है। मंदिर के आसपास के इलाके में ताजा बर्फ साफ नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 इंच तक बर्फ जम गई है। ऐसे में बद्री धाम के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, मगर उसके पहले ही बर्फबारी होना यात्रा की तैयारियों में खलल डाल सकता है। उधर नीति घाटी में भी अभी बर्फ जमी हुई है। नीति घाटी में टिम्बर सैण महादेव की गुफा है, जहां पर अमरनाथ की तरह ही हिमलिंग बनता है। मगर टिम्बर सैण महादेव की गुफा को जाने वाले रास्ते पर भी काफी बर्फ जमी हुई है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम टिम्बर सैण में मुआयना करने गई है, ताकि यात्रा शुरू करने का फैसला लिया जा सके। नीति घाटी में फिलहाल 1 फीट से ज्यादा की बर्फ जमी हुई है, जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी।
एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकारी ऑफिस में कामकाज शुरू कर दिया है। कैंट रोज स्थित कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज शुरू किया, मगर कामकाज शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर पूजा अर्चना की। तस्वीरें देख लीजिए उसमें क्या पूजा अर्चना के साथ उन्होंने कामकाज की शुरुआत की। संक्रमण को मात देकर, कोविड को मात देकर लौटे हैं वापस। और इधर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र सिंगटोली में गंगा नदी पर बनने वाले मोटर पुल को लेकर लिखा है। सिंगटोली में गंगा नदी पर बनने वाले मोटर पुल को किन कारणों से और किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया, इस पर बलूनी ने जानकारी ली। साथ ही बलूनी ने यह भी पूछा है कि भविष्य में पुल को लेकर क्या योजना है। दरअसल राज्य सरकार ने टिहरी जिले के सिंगटोली में गंगा नदी पर बनने वाले पुल को निरस्त कर दिया है। अनिल बलूनी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, उसका कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। सिंगटोली पुल को लेकर बलूनी ने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, और वो पत्र आप देख पा रहे हैं। निर्माण कार्य को निरस्त कर दिया गया है, ये विषय उन्होंने उठाया है। सिंगटोली में गंगा नदी पर बनने वाले पुल के संदर्भ में ये पत्र उन्होंने लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका शीर्षक। और उन्होंने लिखा है कि निरस्त कर दिया गया है निर्माण कार्य। अजित सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजित, इस सारी बात का अर्थ क्या है? राजन, देखिए, चूंकि ये पुल जो है जनहित का मामला है, टिहरी जिले में गंगा नदी के ऊपर ये पुल बनाया जाना था और इससे कई दर्जन गांव जोड़े जाने हैं। तो इस पुल को पहले सैंक्शन करने के बाद सरकार ने किस वजह से इस मामले को निरस्त कर दिया था, तो चूंकि इस मामले को लेकर लोग अनिल बलूनी के पास भी गए थे, वो राज्यसभा सांसद हैं और इसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने इस मामले में पहले सरकार से बातचीत की थी। लेकिन अब उन्होंने मुख्य सचिव को सीधे तौर पर चिट्ठी लिखकर ये पूछा है कि इसको सैंक्शन करने के बाद, सिंगटोली पुल को सैंक्शन करने के बाद उसको निरस्त करने के पीछे क्या वजह है, क्या परिस्थितियां थी कि लोगों को जनहित की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हुए उसको निरस्त कर दिया गया। तो ये उन्होंने जानकारी मुख्य सचिव से चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग में एक ऐसा मामला सामने आया, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक शख्स ने महज चंद रुपयों के लालच में अपनी बेटी का सौदा कर दिया। पूरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जिसके कण कण में ईश्वर का वास है, मगर इसी देवभूमि में बेटियों का सौदा हो रहा है। कर्णप्रयाग की घटना सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पैसों के भूखे एक शख्स ने अपनी 14 साल की बेटी का सौदा कर दिया। महज 6,000 रुपए के लालच में बेटी को एक शख्स के हवाले कर दिया। मामले से पर्दा उस वक्त उठा जब लड़की काफी समय से स्कूल नहीं गई। स्कूल के शिक्षक को मामले की भनक लगी तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस कहानी से पर्दा उठा दिया। 8 की एक छात्रा है, 14 वर्ष की। वो लॉकडाउन के दौरान कुछ बिचौलियों ने उसके पिताजी को फुसला करके कुछ रुपये दे करके, उस बालिका की मां नहीं है, और उसकी शादी करवा ली एक 32 साल के जवान के साथ। लॉकडाउन मामला अब सुर्खियों में आ चुका है, इसलिए एसडीएम जांच करा रहे हैं। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नाबालिग बालिका के विवाह का मामला संज्ञान में है। राजस्व पुलिस की टीम मौके पर ही है और सभी संबंधितों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। तथ्यों की पुष्टि उपरांत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो वीडियो है, जो लड़की जिस क्षेत्र की रहने वाली है वो राजस्व पुलिस के क्षेत्र में पड़ता है, तो उन्होंने डीएम को बता दिया है कि इसमें अभियोग दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करें। उत्तराखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लंबे समय से सामने आ रहे हैं। देवभूमि की बेटियों का सौदा हो रहा है, जिसे सामाजिक संस्थाओं के लोग उठाते रहे। उन 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को लेके। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि सोर्स स्टेट पे रिपोर्टिंग बहुत कम होती है और उत्तराखंड सोर्स स्टेट है। जब सोर्स स्टेट पे रिपोर्टिंग इतनी कम है तो जाहिर सी बात है कि और उसके बाद भी स्टेट नंबर 1 पे जा रहा है हिमालयी राज्यों में।
तो स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है। बड़ा सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर है तो फिर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर देवभूमि की बेटियों के दुश्मनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। कर्णप्रयाग से आ रही इस रिपोर्ट के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।